राम राम सा। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की, देव नारायण भगवान जी की, मीन भगवान जी की, रामदेव भगवान जी की। ये पंडित नवल किशोर जी की धरती है, सचिन पायलट जी के पिताजी की धरती है, जिन्होंने आजीवन आपकी सेवा की। आज यहाँ पहली बार आने का मौका मिला है, चुनाव का समय है। खास तौर से चुनाव के समय मुझे हमेशा लगता है कि जनता से सच सच बात करनी चाहिए, सीधी सीधी बात करनी चाहिए। भाषण आप सब बता रहे थे कि कितने लोग आए हैं, कितने बड़े बड़े नेता आए हैं, सबने आपको अच्छा खासा भाषण दिया होगा, आपने सुना होगा। तो भाषण आपने बहुत सुन लिए हैं, मेरे से कुछ सीधी सीधी बातें सुन लीजिए और कुछ सच्चाइयाँ जो है आज देश की, वो आप ठीक से समझ लीजिए। इनको समझने से आप ही का फायदा होगा, क्योंकि ये देश आपके जागरूकता के बल पे बना। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे बना, कैसे हुआ? हमारे जो नेता थे उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया? क्योंकि जनता जागरूक बनी, जनता समझ पाई कि एक साम्राज्य है, कि हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, हमें बदलाव लाना है। जागरूक होने से ही एक आंदोलन बना। और सिर्फ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे बड़े बड़े नेता नहीं थे इस आंदोलन में, आपके पूर्वज थे इस आंदोलन में, किसान थे, उस समय के जो नौजवान थे, सब आंदोलन के हिस्से इसलिए बने क्योंकि उनको ये समझ में आई बात, ये जागरूकता उनमें आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आपसे मुझे सच्ची बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरूक बने और ध्यान से मेरी बातों को सुने। देखिए, मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई ये है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव में जो भी नेता आपके सामने आता है उसे आपकी बात करनी चाहिए।
आपने देखा है कि कितनी बहकी बहकी सी बातें हो रही हैं। कोई धर्म को उजागर कर रहा है आपकी जज्बातों को उठाने के लिए, ताकि आप अपने जज्बात के आधार पर वोट डाल दें। कोई मीट मछली की बात कर रहा है, मांस मछली की। मोदी जी तो हर बार राजस्थान आकर यही बात करते हैं कि मेरी बहनें बैठी हैं, उनको बुरा लगे और वो उसी आधार पर वोट डाल दें। तो आपका ध्यान भटकाने का काम तो धड़ाधड़ तेजी से हो रहा है। और अफसोस की बात यह है भाई और बहनों की, काफ़ी आपका ध्यान भटक भी जाता है। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे मीडिया के जो भाई बहन हैं यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ मेरे दोस्त, वो भी यही दिखाते हैं जो चाहते हैं कि आप देखें। वो भी मोदी जी के कहने पे दिखा रहे हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनियां हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। और जो मोदी जी की नीतियां हैं वो आज इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बन रही हैं। आप देखते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, आपको आंकड़े दिखाए जाते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ये तरक्की आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सुनाई नहीं दिया मुझे? नहीं देख रहे हैं? यहां जितने नौजवान बैठे हैं, आप बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए कि कितनों को नौकरी मिली है सरकार से। मेरी बहनें, आप जब बाजार जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, जब त्योहार होता है, जैसे अब नवरात्रि का त्योहार है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है। आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, त्योहार का दिन है, घर में कुछ अच्छा सा पके, तो आपको मुश्किल होती है कि आसानी से सब खरीद सकती हैं? मुश्किल होती है ना? पहले से ज्यादा मुश्किल है कि कम? ज्यादा। बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब आप समझिए इस बात को, अभी तक जब तक चुनाव आया तब तक आप गैस सिलेंडर को कितने का खरीद रहे थे? 1100-1200 रुपए। चुनाव आने लगा, नेता क्या कहने लगे भाजपा के? 400 रुपए का आप सिलेंडर ले लीजिए। तो जब 400 रुपए का सिलेंडर ये आपको चुनाव के पहले दे सकते हैं, तो पिछले 3 साल से क्यों खरीदवा रहे थे 1200 का? समझ रही हैं आप बात? कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीजें आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई इतनी है, मेरी बहनें सब जगह रो रही हैं। जहां मैं जाती हूं कि हम कैसे करें, हम खुद कमा रही हैं, हम खुद काम कर रही हैं खेती में, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। मेरे भाई रो रहे हैं, किसानों का पूरा हो नहीं रहा है कि जितना भी काम करें वो खेती में, कमाई पूरी हो नहीं रही है खेती से। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खेती करने के लिए जितने सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो सब पे जीएसटी लगी हुई है, सब महंगा हो गया है। तो कमाई कैसे होगी? पहले रोजगार खेती से बनते थे, अब नहीं बन पाते, क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है तो रोजगार कैसे बनेंगे? है कि नहीं? आप सर हिला रहे हैं, ठीक बात कह रही हूं मैं? कमा नहीं पा रहे हो। जो पलायन करके जा रहा है शहर में, वो कमा नहीं पा रहा है। वो कहते हैं हमें कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रही हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है, और ये सब गरीबों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं। अरे उनके तो लोन माफ किए जा रहे हैं, वो कर्ज लेते हैं, बैंक मांगता ही नहीं है वापस पैसे। मोदी जी ने उनको पूरी छूट दे रखी है, 16,000 करोड़ रुपए की छूट का कर्ज माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और यहां किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है। जब आपदा आती है, ओले बरसते हैं, खेत खराब हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता। ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये है आपका संघर्ष, ये एक सामूहिक तपस्या है आपकी, ये आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है। और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने काले कानून निकाले, किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बाहर जाके बैठे, महीनों के लिए किसान बैठे,
सर्दी में बैठे, इनकी बिजली काटी, पानी काटा, लेकिन प्रधानमंत्री जी निकले नहीं अपने घर से बात करने के लिए। सुनवाई नहीं हुई। सुन तो लेते हैं, अगर नहीं करना था उनका काम, काले कानून वापस नहीं लेने थे, तो कम से कम सुनवाई कर लेते। इस देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरानी परंपरा है महापुरुषों की, नेताओं की, जो जो जनता की सेवा करता है उसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है। और उस सेवा की परंपरा की सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुद अपने पिताजी के साथ बहुत घूमी, प्रधानमंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्र है मुरारी लाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था, वहां मैं उनके साथ बहुत घूमी। छोटी सी थी, पीछे पीछे जाती थी। एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम, खूब डांटा उन्होंने, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा डांट रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मेरी सड़क नहीं बनाई। 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने पहले आप आए थे, मैंने मांगी थी ये सड़क नहीं बनाई तुमने, वापस कैसे आ गए? प्यार दूंगी, मैं प्रेम करूंगी आपसे, सब कुछ जो भी है, मतलब आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दूंगी। तो पिताजी ने उनको समझाया, अच्छी तरह से बिठा के समझाया, और बोला कि ठीक है, मैंने इसकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें समय लगता है, समय के बाद, कुछ महीनों के बाद ये हो जाएगा। तब वो सुनी, फिर हंस के चाय पिलाई सबको उन्होंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे। किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, कैसे कह दिया, या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई उस महिला की, बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा ऐसे डांटा उन्होंने आपको? कहा बुरा क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों, आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है। आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको, डांट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा। आज ये माहौल बन गया है देश में, और ये माहौल बनाया किसने है? ये माहौल मोदी जी की सरकार ने बनाया है। ये मोदी जी की जो सत्ता है ना, जिसको ये पूजते हैं, ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि ये आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं। इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है सत्ता में, ये भी देखा है हमने। परिवार में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री थे तो सत्ता देखने को मिली कि लोग कैसे झूठ बोल देते हैं कि आप जीत रहे हैं, असली सच्चाई है कि आप हार रहे हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि डरते हैं सत्ता से। तो आप सोचिए, मोदी जी की इतनी सत्ता हो गई है कि आजकल उनको कोई सच्चाई बताने वाला रहा नहीं, सब डर रहे हैं उनसे। और अजीब सा सिलसिला हो रहा है कि जो डर नहीं रहा है बेचारा मुंह खोलता है तो उसको डांट देते हैं या हटा देते हैं, परे कर देते हैं। तो सच्चाई समझ नहीं पा रहे हैं, और जो संघर्ष है आपका, जो रात दिन का आपका संघर्ष है, उससे कट चुके हैं, वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। और यही मुझे उनकी बातों में, उनके भाषणों में दिखता है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन ठोस आपकी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या किया है 10 सालों में, क्या किया है आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए? आपको कहा था आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, क्या हुआ? हुई दुगनी आपकी आमदनी। आपको कहा था कि आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे, 15 लाख नहीं दिए, 5 किलो का राशन का बोरा दे दिया, खुद चंदा बटोर रहे हैं पूरे देश भर से। जिसको इन्होंने ठेका दिया है उससे चंदा ले रहे हैं। आप देखें जो गुजरात में पुल गिरा, और अब ये जो चंदा की सूची आई है कि भाजपा ने कितनी चंदा किस किस से ली, उसमें इनका नाम है, जिन्होंने वो पुल बनाया जो गिर गया, इसमें उनका नाम है, जिनसे वैक्सीन खरीदी गई, जो आप सबको, हम सबको 2-2 वैक्सीन लगवाई कि मोदी जी का चेहरा था उस वैक्सीन पे, उनसे भी चंदा ली है।
तो इन्होंने तो चंदा सबसे ली और आपके लिए 5 किलो का राशन, बस इसमें काम चलाओ। क्या यही है आपका अधिकार एक लोकतंत्र में? क्या यही है आपका अधिकार इस देश में? नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं, जागरूक हो जाओ। आपके रोजगार बनाने के लिए क्या किया? जितने बड़े बड़े कारखाने थे सरकारी, अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जितने बंदरगाह थे, जितने हवाई अड्डे थे, जितने बड़े बड़े कारोबार थे सरकार के, सारे तमाम इनको पकड़ा दिए। क्यों? कौन है ये लोग कि देश की पूरी संपत्ति इनको दे रहे हैं? ये आपकी संपत्ति है, मोदी जी की संपत्ति नहीं है। ये मेहनत से आपके पूर्वजों ने बनाई है, ये आपकी संपत्ति है और ये सब उनको सौंप दी। कर्ज माफ होते हैं उनके, किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता। आपके बेटे मेरे साथ अभी हेलीकॉप्टर में सीआरपीएफ के एक अफसर थे, वो मुझे बता रहे थे कि उनके इलाके में 17 साल की उम्र से बच्चे दौड़ लगाना शुरू करते थे, मेहनत करना शुरू करते थे कि हम सेना में भर्ती होंगे, सेना में भर्ती होंगे, भर्ती होने के बाद सेना में नौकरी करने के बाद भी जब घर आएंगे हम अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे। उनके दिल में देशभक्ति की भावना है, दिल में ये भावना थी कि हम अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा उत्तर प्रदेश में, धीरज शायद तुम थे उस समय मेरे साथ, कि रात के 3-4 बजे जब अंधेरा छाया हुआ है, सूरज उगा नहीं है, नौजवान बच्चे जिनकी अभी उम्र भी नहीं है भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? दौड़ लगा रहे हैं, दीदी सेना में भर्ती होना है। मोदी जी ने क्या किया? उन उम्मीदों को, उन आशाओं को क्या हुआ? मोदी जी ने तोड़ डाला, अग्निवीर जैसी स्कीम लाए। अब मुंबई में हम यात्रा कर रहे थे, एक लड़का आया, वही कुछ 21 साल का होगा, 20-21 साल का होगा, या हो सकता है उससे भी कम। रो रहा था, कह रहा था दीदी 2 बार मेरा नाम सूची में आ गया है, 2 बार, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रही है। 5 सालों के लिए मैं क्या करूंगा, जाके वापस आके क्या होगा? तो मैंने कहा माता पिता क्या कहते हैं? कहा पिताजी कह रहे हैं कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा मैंने सुना कि बहुत सारों के साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दीदी, ये जो अग्निवीर स्कीम है इसकी वजह से हम सेना में जाना ही नहीं चाह रहे हैं, चाहे हमने कितना परिश्रम किया हो, कितनी मेहनत की हो, हम जाना नहीं चाह रहे हैं। रोजगार पैदा करने के जितने माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए हैं। ये छोटे कारोबार, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, जैसे बहुत छोटे छोटे व्यापारी बनाते हैं, उससे रोजगार मिलता है। मैंने खेती किसानी की बात की, खेती किसानी से रोजगार मिलता था। छोटे कारोबार की कमर तोड़ दी, जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए। अब बताइए, नोटबंदी में आपको खड़ा कर दिया कतार में, ठीक है अब तो 8 साल पुरानी बात है, ये तो भूल भी गए होंगे आप, क्योंकि आपने देशभक्ति की भावना से वो काम किया। जब आपको कहा गया कि काला धन आ रहा है तो आपने कहा चलो मैं भी अपने देश के लिए जितने पैसे हैं मेरे पास मैं ले जाता हूँ बैंक में बदलने। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी एक बच्चों की अध्यापिका थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माताजी 85 साल की माताजी ने कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने पलंग के नीचे रखे हुए थे, और वो कह रही थी कि उस समय की बात बता रही हूँ मैं, जब नोटबंदी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोचिए कि मुझे भी नहीं मालूम था कि उन्होंने छिपा के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए थे। तो जब नोटबंदी के समय सबको अपने पैसे निकालने पड़े तो मैंने पूछा माँ ये क्या रखा है? तो उन्होंने कहा मैंने अब थोड़ा सा सोचा कि मैं अपने पोती पोतियों के लिए कुछ खरीद लूँगी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा हमेशा कभी कभी मौका मिला तो इकट्ठा कर लिया। वो सारे पैसे नोटबंदी के समय आपने लौटाए, लौटाए कि नहीं? आपने लौटाए, आपसे मांगे गए। मोदी जी ने खुद कहा देशभक्ति के लिए काला धन आएगा। फिर क्या हुआ? 8 साल बाद काले धन की सूची निकल आई कि किसने कितनी चंदा ली। ये लोग कहते हैं
कि कम से कम इनका जवाब देखिए कि कम से कम सूची तो है। पहले पता नहीं चलता था कि राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं, अब सूची तो है। लेकिन सूची में देखिए, जरा पढ़ लीजिए, जागरूक बन जाइए, पढ़ लीजिए उस सूची को। उसमें कितने नाम हैं। आप जैसे मैंने कहा, कोविड के वैक्सीन वालों के, पुल के ठेकों वालों के, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, उनको जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया। आपको याद है वो कविता जो बचपन में सुनाई जाती थी हमें, चंदा मामा दूर के? याद है? वही चंदा मामा दूर के, खूब खाए पूर के, खुद सोनी की थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया। यही हो रहा है आपके साथ आज। और यहाँ चुनावी मंच है, उस पे इस वजह से मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं चुनावी मंच पे खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वोट दो। मुझे सचमुच दुख होता है, सचमुच दुख होता है कि देख के कि इस देश में आज क्या हो रहा है। आपके पूर्वजों की तरह मेरे पूर्वजों ने भी जान दी है इस देश के लिए। मैंने भी शहादत देखी है अपने पिता की, अपनी दादी जी की। आज जीवन उन्होंने आपके लिए काम किया, सेवा के भावना उनके दिल में थी। ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, हम किसको पूजते हैं बताइए? हमने भगवान राम को पूजा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी इसलिए हमने पूजा? आज तक हम उनको पूजते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता थी? उनके पास सत्ता नहीं थी। क्योंकि हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने, नैतिकता थी, जनता के प्रति श्रद्धा थी, सेवा थी, तपस्या थी, इसलिए पूजा हमने। इसलिए आज तक हम उनको पूजते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, जितने भी भगवान रहे हैं, उन्होंने क्या किया? सत्ता को त्यागा। हमने सत्ता को कभी नहीं पूजा। ये हमारा धर्म कभी नहीं रहा है। चाहे भगवान राम को देखिए, चाहे महाभारत को पढ़िए, क्या पांडवों के पास सत्ता थी? नहीं थी सत्ता। हमेशा हमारी श्रद्धा इस देश में हमारे धर्म ने सिखाया उसके प्रति रही है जिसने सेवा भाव से, आदर से जनता की सेवा की है। हमेशा महात्मा गांधी जी को देखिए, तो ये एक भावना होती है और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंढते हैं। और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना देखकर या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना, क्या हो रहा है। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकारें तोड़ देते हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पैसों के बल पर टूट रही है सरकार, कि विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सरकार को टूटने के लिए। सरकार को जनता ने चुना, तोड़ने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। आपकी नैतिकता कहाँ है? सेवा की भावना कहाँ है? जनता के प्रति श्रद्धा कहाँ है? आप सबसे चंदा लेके काम करा रहे हैं। जो चंदा नहीं दे रहा है उस पर एजेंसी डाल रहे हैं, चंदा देता है तो एजेंसी का काम बंद। क्या यही नैतिकता ढूंढ रहे हैं आप अपने नेताओं में? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें, गलत बात है। इससे नुकसान आपका हो रहा है, मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा है, भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों का नुकसान नहीं हो रहा है। मैं तो इतना कहूंगी कि हम लोगों का भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी कृपा से आपने हम सबको इतना दिया है कि हमारे भविष्य तो सुरक्षित हैं, आपने दिया है। लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है आज, ये बताइए? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। न रोजगार बन रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, न किसानों की कोई मदद है, श्रमिक सबसे शोषित है। यहाँ पे आप खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, पेंशन का क्या हुआ? आपको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता? जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश सरकार है, आपको पेंशन पुराना मिल रहा है।
लेकिन भाजपा की सरकारें क्यों नहीं दे रही हैं आपको पेंशन? आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, सैनिकों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। जो सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहा है, जान देने के लिए तैयार है, उसको अग्निवीर पकड़ा दिया आपने। और अडानी जी को देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बंदरगाह, उनकी शादियां देखी आपने? एक बड़े उद्योगपति की अभी शादी, बेटे की शादी हुई, आप सबने देखा ना? कहीं कुछ आ रहा है कि कितने बड़े गहने हैं, कहीं लाखों या करोड़ों के कपड़े हैं, तो कहीं कुछ। किसान कैसे शादी कराता है अपनी बेटी का? मैं आपसे पूछ रही हूं, कैसे शादी कराते हो? आज जो माहौल है इस देश में, कैसे शादी कराते हो? कर्ज लेते हो कि नहीं? लेना पड़ता है ना। तो ये परिस्थितियां हैं, ये संघर्ष है आपका। इस संघर्ष को आप नहीं पहचानोगे तो सरकार कभी नहीं पहचानेगी। ये असलियत है आज इस देश की, कि ये देश का गरीब और गरीब होते चले जा रहा है। और जो बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपति हैं, जो इनके मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको पूरी देश की संपत्ति दी जा रही है। तो जब आपकी पुरानी परंपरा है, आपकी धार्मिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है कि आप अपने नेताओं में सेवा भाव ढूंढें, आपके प्रति श्रद्धा ढूंढें और मांगें, तो आज क्या हो गया है? आज आप सब कुछ देख के चुप क्यों हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि ये सब ठीक है? खरीदने दीजिए इन्हें सरकार, चंदा लेने दीजिए गलत लोगों से, चाहे हमारे लिए रोजगार बनाए ना बनाए, महंगाई बढ़ती जाए, सब कुछ होता जाए, हमें कोई बात नहीं, करने दीजिए। एमएसपी मिले ना मिले, क्यों मान लिया है आपने ये कि अब ऐसा ही चलेगा? इस स्थिति को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। सबसे बड़ी शक्ति लोकतंत्र ने, महात्मा गांधी के आंदोलन ने आपको दिया। आपके पूर्वजों के आंदोलन ने आपको आजादी दी। आजादी इसलिए दी क्योंकि आपके हाथ में वोट का अधिकार मिले, और आप आंखें मूंद करके जाके पोलिंग में वोट दे देंगे अपना। किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं आपसे, जागरूक बन जाइए। इस वोट में आपके अगले 5 सालों का भविष्य है। ये जो लड़के खड़े हुए हैं यहां, तुम्हारा भविष्य है। तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो, अपने लिए रोजगार चाहते हो, तो सही वोट डालो। पता करो कि कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से उनकी बातें। कोई मांस मछली की बात कर रहा है, करने दो उसे वोट मत दो अपना। कोई आपके धर्म की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वोट चाहिए, पहचानो उसको। जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे हम, कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में। 10 सालों से खाली पड़े हैं, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हारा वहां पद खाली पड़ा है, लेकिन उसको भरने की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो। हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को हम अप्रेंटिसशिप देंगे। जैसे रईसों के बच्चे जाते हैं ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है कंपनियों से, उस तरह की अप्रेंटिसशिप हम आपके लिए लाएंगे। 1 लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। 5000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार हैं और मध्यम जो कारोबार हैं, उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है, मैं जानती हूँ कितनी मेहनत करते हैं आप। जब मैं यूपी में काम कर रही थी, मैंने बहुत देखा, कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे
पेपर लीक हुआ, फिर से दिया, फिर से फीस भरी, फिर से ट्यूशन किया, फिर से लीक हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हम एक जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से तय हो जाए। कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज़ को किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज़्यादा आप सहती हैं, सबसे बड़ा बोझ आपके कंधों पे है। चाहे आप, मेरी पुलिस की बहनें, आप मुस्कुरा रही हैं, आप दिन रात काम करती हैं, फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को संभालती हैं ना, फिर भी आप ही देखती हैं ना कि सबको खाना मिला, कि बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई की। सबसे ज़्यादा बोझ महिला उठाती है, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, लेकिन बोझ तो वही उठाती है पूरे समाज का। हम इस बात को समझ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इन 10 सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए। 50% जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिलेंगी। मतलब महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के आरक्षण है उसी के तहत। फिर यहाँ पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सरकार बदल दी, क्या हुआ कौन बताएगा? लगभग बंद होने के कगार पे है। जो 25 लाख का मुफ्त इलाज मिलने लगा था आपको, वो अब 5 लाख तक आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाख रुपए तक सबका मुफ्त का इलाज हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी मिलें। मैंने किसानों की बात की, आपके ऋण माफी की बात की। आपको मालूम होगा कि कहाँ कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। हम देश भर में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थायी आयोग होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक समय ऋण सबके माफ हो गए, लेकिन जिसका ऋण है वो उस आयोग में जाकर अपने ऋण माफ लगातार करा पाएंगे। फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा आजकल आपको मिलता नहीं ठीक ढंग से। आपके फसल के नुकसान के मुआवजे के लिए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन का वितरण करेंगे उनके लिए, और गांव के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे कि जितने भी कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनकी जीएसटी हटाई जाएगी, वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं, आपने तो सुना है मोदी जी से बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपके सामने, फिर कुछ करके नहीं दिखाया। जब जब चुनाव आया तो फिर इधर उधर की बातें, मांस मछली धर्म जाति की बातें शुरू। तो ये प्रमाण क्या है कि ये जो प्रियंका गांधी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है या सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है, आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारें किस प्रदेश में है और वहाँ क्या काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी, हमने चुनाव से पहले गारंटी दी थी कि महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे, वो आज मिल रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा था ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू हुआ वहाँ पे जब हमारी सरकार थी। हमने हिमाचल में कहा कि ओपीएस लागू होगा, आज लागू है। हमने हिमाचल में कहा कि 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो देना शुरू कर दिया है। तो आपको जागरूक बन के देखना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ हम काम करके दिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये देश आस्था का देश है। हमारी आस्था आपसे जुड़ी है, आप देश की जनता हो। मैंने पहले ही कहा
कि हमें आपने बहुत कुछ दिया, तो जितनी भी सेवा हम करेंगे आपकी, चाहे जितनी भी पीढ़ी आपकी सेवा में लगे, वो कम होगा, आपका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। आस्था का प्रमाण, हमारा धर्म क्या कहता है कि आस्था का प्रमाण क्या है? आस्था का प्रमाण त्याग होता है कि नहीं? सत्ता को पकड़ के रखना नहीं होता है। तो पहचान लीजिए कि क्या हो रहा है, पहचान लीजिए कि देश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अपने लिए, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, सत्ता में रहने के लिए चल रही है। खुला सबके सामने बोल देते हैं कि हम सरकार तोड़ डालेंगे, आपने वोट दिया कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ देंगे। सब जानते हैं कि कैसी तोड़ी जा रही है, पैसों के बल पर। तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रति है, इस देश के जनता के प्रति है, उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरूक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, आसपास के सब देश जो है, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए। क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े? नहीं बढ़े। यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो राजनीतिक दल आए, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वोपरि रखकर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया। और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, जब तक जनता सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज आपको दबाने का काम हो रहा है, तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं, और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है, ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमज़ोर होंगे, आपके अधिकार खत्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए, वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी खत्म न कर डाले। तो जागरूक रहिए। ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए। और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस संविधान का आपके जीवन में क्या, इस संविधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, तब आप समझेंगे कि इस चुनाव में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने निशाना मारा तो मछली की आंख को देख के निशाना मारा। उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया, सिर्फ मछली की आंख दिखी उन्हें। उसी तरह आप सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, अर्जुन बन जाओ। मेरी बहनें, आप भी अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने ऊपर और कहीं नहीं, किसी नेता पे नहीं, किसी राजनीतिक दल पे नहीं, किसी की बातों पे नहीं, किसी मांस मछली की बातों पे नहीं, धर्म की बातों पे नहीं, जाति की बातों पे नहीं, अपने भविष्य पर अपना ध्यान रखो। आपका भविष्य मजबूत कौन बनाएगा? आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा? कौन सा ये राजनीतिक दल है जिसने काम करके दिखाया है और जो आपके लिए काम करके दिखाएगा? इसी पे अपना ध्यान रखो, अपने भविष्य को मजबूत बनाओ, जागरूक बनो और इस देश को इन लोगों से बचाओ। यही आग्रह है मेरा, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप इस बात को आज समझेंगे
या 5 साल बाद समझेंगे और भुगतने के बाद, या फिर 10 साल बाद समझेंगे, ये आपके हाथों में है। अगर आप आज जागरूक बन जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं, एक भी भाजपा का सांसद नहीं बनेगा। ये देश आपका है, आपने हमेशा देश की हिफाजत की है, आपने अपने बच्चों को सरहद पे भेजा है। राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। आप अपनी देश की हिफाजत जिस तरह करते हैं उसी तरह अपनी वोट की हिफाजत करो, अपने भविष्य की हिफाजत करो। तो जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मेरी बातों को याद रखिए। मैं आपकी भलाई के लिए बोलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके बड़े बच्चे भी बड़े हों, अच्छी तरह से फूले फलें, उनका भविष्य मजबूत बने। और यही हम सब चाहते हैं, जितने भी मंच पर नेता बैठे हैं। तो आज आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरे विवेक से निभाइए और अपने आप को, अपनी ही शक्ति को पहचानते हुए अपने आप को मजबूत बनाइए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, काफ़ी लंबी बातें भी कर ली मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। एक और बार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।